मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मुझको न रोकिए न ये नजराने दीजिए, मेरा सफर अलग है मुझे जाने दीजिए। ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा होगा ये कि हार जाएंगे, किस्मत को हमें अपनी आजमाने दीजिए, किस्मत को हमें अपनी आजमाने दीजिए। जी हाँ प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के पेट एग्जाम को ध्यान में रखकर अचूक वार सीरीज चलाई जा रही है, जिसका आज 5वां वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में एक विशेष बातें मैं लेकर उपस्थित होता हूं और आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए मेरे साथ पूरा लक्ष्य परिवार आपके लिए लगा हुआ है। तो ये देखिएगा, आपके थंबनेल में लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 सेट नंबर 5 अचूक वार सीरीज और हिंदी भाई आनंद सर यानी कि मैं। चलिए चलते हैं आपके प्रश्नों की श्रृंखला पर। आप लोग से एक ही निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये आ गया भैया आपका पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं, पहले प्रश्न की बात करूं तो ये तो गृह कार्य था। आप लोगों से मैंने कहा था कमेंट में उत्तर दीजिएगा, लेकिन आप लोग इतने लापरवाह होते जा रहे हो, कमेंट में उत्तर देते ही नहीं हो। नहीं दिए हो, अब से दे दो, मैं चल रहा हूं इसे बताने। भैया गृह कार्य में मैंने रखा क्या था? गृह कार्य में मैंने रखा विशेष प्रश्न, इसे नाम दिया निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करें। पहले में था भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, फिर उसके आगे अज्ञेय जी का नाम लिखा है, फिर है हम राज्य लिए मरते हैं, उनके सामने लिखा गया है बिहारी, फिर लिखा गया है ये उपमान मैले हो गए हैं, इनके सामने लिखा है मैथिली शरण गुप्त, फिर आगे क्या लिखा गया, बतरस लालच लाल की, फिर आगे लिखा गया है तुलसीदास। जिनका कूट आपके समक्ष रखा गया है, इन्हीं कूट में से पहचानना है इनका उत्तर क्या होगा। क्या ए उत्तर होगा जिसमें 4 1 2 3, फिर बी है 1 3 2 4 लिखा है, फिर सी वाला है 1 2 3 4 लिखा है, फिर आपका क्या है 4 3 2 4 3 1 और 2 लिखा है। अब भैया आपको पहचानना है, अगर एक भी पंक्ति आप पहचान जाओगे तो आपका उत्तर सही होने का चांस बढ़ जाएगा। पहली बात ये जानिएगा, पहली लाइन ये जो लिखी है भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, ये आपका अवधी भाषा में है। तो परिष्कृत अवधि में जो रचना किए हैं अपने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी किए हैं। इसका मिलान क्या हम ऐसे नहीं कर सकते? ये कर दिए, चलो ठीक है। फिर आगे हम करते हैं बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, पूरी पंक्ति में बता रहा हूं, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे दैन कहे नटी जाए। ये तो आपके संयोग श्रृंगार का उदाहरण है, और श्रृंगार रस के कवि हमारे बिहारी लाल जी हैं, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की है। तो डी वाले को हम बिहारी से मिला सकते हैं कि नहीं मिला सकते? अब डी वाले को हम बिहारी से मिला सकते हैं कि नहीं? अब दोनों बातें हमें मिल गई। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पे हमने पहला 4 दिया हो और उसके बाद डी वाले में 2 दिया हो? ये आपके डी वाले ऑप्शन में है। आपका डी वाला ऑप्शन पूर्णतः सही होगा। और इसका मिलान कैसे करेंगे? हम राज्य लिए मरते हैं, इसके स्थान पे आपका क्या आ जाएगा भैया? ये आपका आ जाएगा मैथिली शरण गुप्त। और ये उपमान मैले हो गए हैं, ये कहा है हमारे अज्ञेय जी ने। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। चलिए ये आपका था गृह कार्य। अब आज के प्रश्नों पर मैं चलता हूं, उसके पहले आपको बता दूं आज भी कुछ विशेष किया है, गौर कीजिएगा। बहुत अच्छी बातें मैं आपको बताते हुए चलूंगा, एकदम मंत्र मुग्ध हो जाओगे, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये भैया आ गया आपका
पहला प्रश्न लिखा क्या गया है, लिखा तो यहाँ पे गया है चना का तत्सम। अरे भाई चना का तत्सम पूछा है, तत्सम का आशय क्या होता है ये बताइएगा। अब यहाँ पे ये भैया दे दिया गया शब्दवा चना, चना का पूछा तत्सम, और तत्सम का अर्थ क्या होता है, यानी कि संस्कृत वाले शब्द, क्या भैया, संस्कृत, संस्कृत के ऐसे शब्द जो उसी रूप में हिंदी में स्वीकार किए गए उन्हीं को क्या कहा गया, तत्सम। और तत्सम शब्दों बना कैसे है, ये बना है भैया तत्, तत् धन सम दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् माने होता है उसके और सम माने होता है समान या बराबर। अब ये बताओ चना, चना तो क्या है, खाद्य पदार्थ है। चना खाने से क्या होता है, इंसान ताकतवर होता है। अब पहला ऑप्शन लिखा गया चड़क, दूसरा है चड़ा, तीसरा है चाड़क और चौथा है चड़ाक। अब बताओ चारों में से क्या होगा, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये होगा आपका पहला विकल्प भैया, क्या होगा, चड़क होगा। और चना शब्द क्या है, ये तद्भव रूप है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा भैया, चड़क हो जाएगा। और उत्पत्ति के आधार पर जो हम शब्द का विभाजन करते हैं उसी में तो आता है, एक तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता, विदेशज होता है, ये चारों तो मुख्यतः होते हैं। फिर कुछ विद्वान संकर शब्द को भी इसी में रख देते हैं और अर्ध तत्सम को भी शामिल कर देते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दभेद के अंतर्गत क्या क्या बातें आएंगी, तत्सम आएगा भैया, तद्भव आएगा, देशज आएगा, विदेशज, ये मुख्य हो गए। संकर और अर्ध तत्सम को भी इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है। चलो मैं आगे बढ़ूं अगले प्रश्न पर। भैया अगला प्रश्न आ गया, निम्न में शुद्ध शब्द, वाह भाई, निम्न में शुद्ध शब्द आपको पहचानना है। ये बताओ, पहला ऑप्शन वहां लिखा है मन योग, क्या लिखा है, मन योग, दूसरा है पुरस्कार, तीसरा है युधिष्ठिर और चौथा है पुरस्कार। अब चारों में से बताओ शुद्ध कौन सा है। ये जो पहला विकल्प लिखा है, पहला विकल्प आपका सही नहीं होगा। क्या होगा भैया, इसके शुद्धवर्तनी ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, मनोयोग होगा। क्या होगा भैया, मनोयोग होगा, ये सही होगा। और अगर सही की बात करें तो सही विकल्प आपका क्या होगा, सही विकल्प आपका पुरस्कार होगा। और पुरस्कार बनेगा कैसे, ये ध्यान दीजिएगा भैया। लिखा क्या जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा पूरा धन कार, और क्या हो जाएगा, ये संधि का नियम लगेगा और विसर्ग का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, आधा दंती सा में हो जाएगा। और क्या आता है, जब विसर्ग के बाद का ता आए और एक अक्षर कोई और आता है, वो कौन सा आता है आप कमेंट में बताइए। तो यहाँ पे मैंने तो दो अक्षर बता दिया कि दो आए, तब तो ये परिवर्तन होता है। यहाँ पे विसर्ग के बाद क्या आया भैया, का आया, विसर्ग का लोप हो गया और शब्द आपका क्या बन गया, पुरस्कार बन गया। क्या बन गया, पुरस्कार बन गया, ये आ गया। और इसके बाद अगर ता भी आता है तब भी ये नियम लगता है। एक शब्द मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लिखा क्या जाता है, नमाधन ते, भैया क्या लिखा जाता है, नमाधन ते, और शब्द क्या हो जाता है, नमस्ते। और नमस्ते के बारे में एक बात बता दूं, ये विश्व में किसी भी भाषा का सर्वाधिक बोला जाने वाला शब्द क्या है, नमस्ते है। क्या है भैया, नमस्ते है। आई बात समझ में, आगे बढ़ूं। अब ये देखिएगा, युधिष्ठिर लिखा है, युधिष्ठिर नहीं होगा, क्या होगा भैया, क्या होगा, अगर शुद्ध वर्तनी लिखे तो ये आपका शब्दवा ऐसे बन जाएगा, क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर, ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी में युधिष्ठिर ऐसे लिखा जाएगा, पुरस्कार जो है गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका आ जाता है। अगला तीसरे नंबर का प्रश्न है भैया, कौन सा शब्द, वाह भाई, क्या लिखा गया है, कौन सा शब्द, यहाँ पे गौर कीजिएगा, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, ये आपको बताना है। और बताने से बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा। जातिवाचक संज्ञा, तो पहले ये बताओ संज्ञा क्या कहते, संज्ञा किसे कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा। संज्ञा किसे कहते हैं भैया, संज्ञा अर्थात कि नाम, और नाम का प्रयोग क्यों करते हैं बताते चलेगा, कह दो गुरुजी, पहचान के लिए नाम का प्रयोग करते हैं। और परिभाषा क्या बनती है किसकी भैया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा तो कहते हैं ना। ये बात कंफर्म है कि नहीं है, कंफर्म है कि नहीं है, हाँ या ना बोलो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे
हाँ, तो यहाँ से एक बार फिर देखेंगे तो संज्ञा किसे कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कि 3 तो जातिवाचक संज्ञा होंगे, 3 शब्द जातिवाचक संज्ञा होंगे और इकलौता कोई शब्द होगा जो जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा, कोई अन्य संज्ञा होगा। अगर भैया संज्ञा की बात करें तो संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद होते हैं। जैसे हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं, हम क्रमबद्धता से गिनते हुए चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और क्या, भाववाचक संज्ञा। बात करें एक व्यक्ति या वस्तु का नाम व्यक्तिवाचक, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का नाम जातिवाचक, खाने पीने के सामान और दैनिक उपयोग की वस्तुएं धातु और अधातु सब द्रव्य या पदार्थवाचक, तरल पदार्थ वगैरह सब। और व्यक्ति और वस्तु का समुदाय समूहवाचक में भाववाचक गुण धर्म दशा का बोध कराए। अब इनमें से बताइए जवान क्या एक होते हैं, यह हमारी अवस्था होती है, लेकिन एक से अधिक व्यक्ति होते हैं, एक से अधिक व्यक्ति होते हैं। जवान ये तो जातिवाचक है। बालक, बालक भी एक से अधिक होते हैं, ये भी जातिवाचक है। सुंदर और मनुष्य, मनुष्य तो जातिवाचक होगा भैया, लेकिन सुंदर शब्द जो है आपका ये कौन सी संज्ञा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये भाववाचक संज्ञा होगा भैया। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे अगर जवान का मैं भाववाचक बनाऊं, अब देखिएगा अलग तरीके की बातें मैं बता रहा हूं। जवान शब्द से अगर भाववाचक संज्ञा बनाऊं तो बड़े की मात्रा प्रत्यय के रूप में जोड़कर मैं क्या बना सकता हूं, जवानी, ये भाववाचक रूप इसका बन गया। और बालक, बालक शब्द का अगर भाववाचक बनाऊं तो बालक से तो डायरेक्ट बनेगा नहीं, बालक से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बालक का एक रूप क्या होता है भैया, होता है बच्चा। और बच्चा शब्द से अगर मैं बचपन बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ, बचपन, ये बचपन बना देता हूँ, तब भाववाचक हो जाएगा। बालक से डायरेक्ट आपका बालक शब्द से भाववाचक रूप नहीं बनेगा। बालक का पर्यायवाची बच्चा, बच्चा से बना बचपन, ये बन गया आपका भाववाचक संज्ञा। और मनुष्य, मनुष्यत्व बन जाएगा या मनुष्यता बन जाएगा, ये हाँ मनुष्यता क्या बन जाएगा, मनुष्यता बन जाएगा, ये भाववाचक रूप बन जाएगा। चलिए इतनी बातें समझे आप लोग, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भैया अगला प्रश्न आ गया, चौथे नंबर का प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तरवाद देते रहिए, उत्तर देने में ना रुकिए, उत्तर देने में बिल्कुल आप लोग रुकिए ही ना, उत्तर देते रहिए भैया। और ये आपका प्रश्न आया, आपका प्रश्न आया और प्रश्न कह क्या रहा है ये गौर कीजिएगा। निम्न शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द है, क्या है भैया, 21 शब्दवा जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। यानी कि हिंदी में लिंग कितने, 2 लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। आगे डोर, रस्सा, धागा और सूत। अब देखिएगा चाहे ऊपर से चले नीचे से चले, हमें बताना है कौन सा लिंग होगा। अब ये बताओ, सूत की बात करें तो सूत काटा जाता है ना कि सूत काटी जाती है। तो क्रिया लगाए या विशेषण लगाए, हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सूत काटा जाता है। अब धागा, अगर सुई में धागा डाला जाता है ना, डाली तो जाता नहीं। फिर आगे रस्सा, खींची जाती है, खींचा जाता है, खींचा जाता है। डोर, अगर बोला जाए स्नेह की डोर या प्रेम की डोर तो की लगेगा ना, कारक चिन्हों से इसका निर्धारण कर दिए और आपका डोर शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। बाकी सारे के सारे ये क्या होंगे भैया, ये आपके होंगे पुल्लिंग होंगे। क्या होंगे, ये पुल्लिंग होंगे, ये गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये बातें हुई, आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आ गया 5वां, लिखा क्या गया है, आज बहुत ही बढ़िया प्रश्न और व्याकरण की नब्ज पकड़ के आप लोगों के समक्ष लेके आया हूं और आप लोगों को उत्तर देना है भैया। लिखा क्या गया है, लिखने के साथ ये जानिए, विकारी पद के जिस रूप से किसी शब्द की एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे डाट डाट कहते हैं। अरे भैया विकारी, विकार माने होता है परिवर्तन यानी कि बदलाव, और
जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक चिन्हों के अनुसार परिवर्तन होता है उनको विकारी शब्द कहते हैं। जैसे आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण आ जाते हैं। और इसी के साथ एक बात और बताऊं, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक चिन्हों के आधार पर मुख्यतः कोई परिवर्तन नहीं होता उनको अविकारी या अव्यय कहते हैं। एग्जामिनर ने पूछा विकारी शब्दों के बारे में कि जिस रूप से किसी शब्द की एक से अधिक संख्या का बोध हो उसे कहते हैं एक वचन, बहुवचन, दोनों या सभी। अरे भैया, जब एक का बोध होगा तो एक वचन, एक से अधिक का बोध होगा तो बहुवचन। हिंदी में कितने वचन? एक वचन और बहुवचन, टोटल 2 वचन। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पे आपका बहुवचन वाला ऑप्शन सही होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, अंत तक वीडियो तक बने रहिएगा। आज बहुत ही मजा आने वाला है। आपकी क्लास में 5 प्रश्न आपके हो चुके हैं, देखो आगे कितने होते हैं। भैया अगला प्रश्न आ गया, ये तो कारक चिन्ह वाले अध्याय से है। लिखा गया है कर्म कारक के लिए डॉट डॉट चिन्ह प्रयुक्त होता है। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, आप लोग कमेंट में बताइए और जरूर ही बताइए, बताने से पीछे ना हटिए। ये शब्दवा जो लिखा है इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? शुद्ध वर्तनी क्या होगी? आप लोग कमेंट में बताइए, मैं आपको बताता हूं। भैया इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? चिह्न होगा, क्योंकि इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे, चा में हलंत लगा के छोटी ई निकालेंगे और हा जो है पहले से आधा है, ना में हलंत लगा के छोटा आ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? छोटा आ। तो शब्दवा आपका क्या बन जाएगा? चिह्न। लेकिन चिह्न के स्थान पे चिन्ह लिखते हैं, अशुद्ध वर्तनी। क्योंकि भाषा कहती क्या है? हम बोले आप समझे, आप बोले हम समझे, तो ये भाषा है। भाषा की परिभाषा होती है, भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का सरल एवं सहज माध्यम है। बात समझ में आई? तो ये बताओ, क्या ने इसका चिन्ह होगा, के लिए होगा, या से होगा, या को होगा? इसको कोई भी बता दे, मैं उम्मीद करता हूं जितने भी लोग वीडियो के साथ जुड़े हुए हो किसी का उत्तर गलत नहीं होगा। क्या होगा भैया? कह दो गुरुजी, को होगा। ठीक है, तो ने किसका होगा भाई? ने ऐसे छापो, ने किसका होगा? कर्ता का होगा। और कर्ता के बाद कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए होगा ना। यहाँ पे क्या होगा? जल्दी से बोलो, कह दो गुरुजी संप्रदान होगा। चलो ठीक है, आपकी बातें मैंने मान ली। अब से क्या होगा? से का प्रयोग हुआ किसके किसके स्थान पे करते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। एक जगह करण में करते हैं, कहाँ पे करते हैं? करण में करते हैं। लेकिन अलग होने के अर्थ में जहाँ पे बात की जाए वहाँ पे अपादान में भी करते हैं। कहाँ करते हैं? अपादान में भी करते हैं। बहुत बढ़िया। अलग होने के अर्थ में अपादान में और साधन बनाने में करण में। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा। क्लियर है? आगे बढ़ूं। को का प्रयोग हो गया, और कहाँ पे? कर्म के स्थान पे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। टोटल 8 कारक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, जो किस सर्वनाम का उदाहरण है? बहुत भी बढ़िया प्रश्न आ गया। जो यहाँ पे लिखा क्या गया भैया? लिखा गया जो किस सर्वनाम का उदाहरण है। पहले तो हमें यह बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं? क्या है? सर्वनाम किसे कहते हैं? भैया 2 खंडों में इसे तोड़ेंगे ना। कह दो गुरुजी यहाँ पे सर्व लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दो? नाम लिख दिए। चलो ठीक है, आपका कहना माने, हमने लिख भी दिया। और लिखने के बाद अब क्या करना है? सर्वनाम, यहाँ पे सर्व माने भैया किसका? यहाँ पे कह दो गुरुजी सबका। और नाम माने नाम होता है, यानी कि नाम का प्रयोग क्यों करते हैं? कह दो गुरुजी पहचान के लिए करते हैं। चलो ये भी बातें आपकी मान लिए। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, भैया सर्वनाम होते कितने हैं? सर्वनाम को हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं? यहाँ पे मैं थोड़ा लिखता चलता हूँ। हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। कितने? 11। कितने सर्वनाम होते हैं? 11। तब तक आप अपने प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 11 सर्वनाम होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे मैं के बाद तू के बाद आप, फिर जल्दी जल्दी यहाँ, वह, जो, और उसके बाद सो, फिर क्या के बाद कोई, फिर आ जाएगा कौन के बाद क्या आ जाएगा?
कुछ, सॉरी हाँ कुछ आ जाएगा। ये टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सर्वनाम है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये बातें होती हैं, ये है कि आपका ये दोनों जो सर्वनाम है ये मैं तू पुरुषवाचक में और आप आएगा निजवाचक में और यह वह आएगा आपका निश्चयवाचक में और उसके बाद जो सो आएगा आपका किसमें, संबंधवाचक में। और ये जो क्या बचा है क्या और कौन, ये आएगा प्रश्नवाचक में, कोई और कुछ आएगा आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो पूछा है जो कौन सा सर्वनाम होगा, ये भैया संबंधवाचक होगा। क्या होगा, संबंधवाचक होगा। वाक्य बनाए, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे, ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण आ गया। निश्चयवाचक, और निश्चयवाचक का एक नाम जानिएगा, इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संकेतवाचक, संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपका आ जाता है भैया, व्याप्त में कौन सी संधि है। अब भैया संधि, संधि कैसे कहते हैं, संधि किसे कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मैं मौखिक चर्चा करता हूं। संधि, संधि यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे व्याप्त लिखा गया, ठीक है, व्याप्त को हम विच्छेदित करेंगे। क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे लिखेंगे विधन आप्त। क्या लिखेंगे, विधन आप्त। यहाँ से भैया हमारा छोटी ई मिलेगा, बड़ा आ मिलेगा, बड़ा आ दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, या बन जाएगा, और शब्द आपका क्या हो जाएगा, व्याप्त। अब व्याप्त में क्या होगा, जब छोटी ई और छोटा आ मिलके या बना है तो ये नियम कहता है जब छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन और इनका परिवर्तन क्रमशः किसमें, यारा लावा में हो जाता है। और इसके अलावा एक अक्षर और आते हैं, फिर से सुनिएगा। यदि छोटी ई बड़ी ई छोटा उ बड़ा उ हो गया और उसके बाद री और लिरी चारों के बाद कोई असमान व्यंजन आता है, इनका परिवर्तन यारा लावा में हो जाता है। या होता है, वा में होता है, रा में होता है, ला में होता है। या और वा वाले ज़्यादा मिलते हैं, बाकी ला और रा वाले कम मिलते हैं। तो इसमें क्या होगा भैया, यहाँ पे यण संधि होगी। कहाँ पे, यण संधि होगी। चलिए अगर मैं अयादि संधि की बात करूं, अयादि संधि का एक उदाहरण क्या हो जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ भैया, पोधन अन बराबर पवन हो जाएगा। ये आपका अयादि संधि का। दीर्घ संधि का मैं लिखूं कल्प, क्या लिखूं भैया, कल्प धन अंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्पांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कल्पांत हो जाएगा। यण संधि का हो ही गया है। यहाँ पे क्या लिखूं भैया, महाधन ईश लिखूं, महाधन ईश लिखूं, शब्द आपका महेश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सारी संधियों के मैंने एक एक उदाहरण लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये आपका अगला प्रश्न आ गया, लिखा क्या गया है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। भैया ये बताओ, इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। और यही वो देवता हैं जो ऐंठ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एकदम रुष्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये ऐंठ जाते हैं। तो इनकी पर्यायवाची ऐसी पर्यायवाची है कि इनसे एग्जामिनर को भी प्यार हो गया है। इंद्र और कामदेव दो ऐसे देवता हैं, एग्जामिनर अगर एग्जाम करा रहा है कि 2 एग्जाम हुआ, तीसरे एग्जाम में इनकी पर्यायवाची ले आके चिपका दिए। अब इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, बताओ क्या बाजीगर कहा जाएगा, या राज कहा जाएगा, या मधवा कहा जाएगा, या माधव कहा जाएगा। कमेंट में आपके उत्तर धड़ल्ले से छप जाने चाहिए। अब बताइएगा यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे मधवा इनकी पर्यायवाची होगी। अन्य पर्यायवाची जानिएगा, इनकी अन्य पर्यायवाची पे गौर कीजिएगा। इनको भैया हम क्या कह सकते हैं, इनको शक्र कह सकते हैं। क्या कहेंगे, शक्र के अलावा पुरंदर कहेंगे। क्या कहेंगे, पुरंदर भी कहेंगे। पुरंदर के अलावा अमरपति भी कहेंगे। क्या कहेंगे, अमरपति। क्या कहेंगे, अमरपति भी कहेंगे। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूं, इनको क्या कहेंगे,
अमरपति कहेंगे। अमरपति के अलावा हद तो तब हो गई जब इनको नागपति बोला गया। क्या बोला गया? नागपति बोला गया। और नाग स्वर्ग को कहते हैं नागपति, अवश्य याद रखिएगा। और बिडौजा भी कहते हैं, बिडौला भी कहते हैं, ये भी आप गौर कीजिएगा। जिमूती वाहन भी बोला जाता है। और माधव, ये माधव की अगर बात करें, माधव भैया ये कृष्ण की पर्यायवाची है। किसकी है? कृष्ण की पर्यायवाची है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग लगातार उत्तर देते रहा करिए। ये 9 प्रश्न हो गए, आगे चलते हैं। लिखा है भैया हेय शब्द का विलोम, यानी कि उल्टा बताना है। हेय का विलोम क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर छापिए और दीजिए हमें उत्तर जल्दी से। क्या हास्य होगा? हास्य माने तो हंसना होता है, और हार माने पूर्ण समर्पण। ग्राम में लिखा है, ग्राम का अर्थ होता है गांव से संबंधित। ये क्या होगा भैया? ग्राह्य। देखिएगा, अगर वास्तव में बात की जाए, ग्राह्य का उचित विलोम त्याज्य होगा। और हे का वास्तव में विलोम जो है वो स्नेह या प्रेम होता है। लेकिन ना रहने की स्थिति में, विकल्प में ना रहने की स्थिति में सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी ग्राह्य की बनती है। ग्राह्य के पास हम जाएंगे। अपनाना, हे माने दूर करना, ग्राह्य माने अपनाना। ये आपका उचित उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर ग्राम्य की ही बात करें, ग्राम्य का क्या होगा? ग्राम्य माने गांव से संबंधित, और इसका विलोम हो जाएगा नगरीय, यानी कि नगर से संबंधित, है ना। हार का क्या होगा? इसको तो कोई बता देगा। हार का क्या होगा? ये जीत होगा। हार का क्या होगा? जीत होगा। और हास्य का क्या होगा? हास्य का रुदन होगा, रोना। हास्य का उल्टा क्या होगा? रुदन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका आ गया। और भैया प्रश्नवा आने से पहले ये देखो लिखा क्या गया है। यहाँ पे लिखा गया है, गौर कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपको बताते हुए चलता हूँ लिखा क्या गया है। यहाँ पे ये आपका एक पंपलेट आ गया सामने, और यहाँ पे लिखा गया है आपके अपनी संस्था लक्ष्य क्लासेस में चलने वाली जो बैच है उसके बारे में लिखा गया। यहाँ पे एक लोगो बना है उत्तर प्रदेश पुलिस, और उसके बाद लिखा गया है यूपीएसआई यूपीपी, यानी कि जिस भर्ती को सुनने के बाद नौजवानों के रोए फड़फड़ाने लगते हैं, उनमें एक नई जान आ जाती है। पैसे के साथ अगर पावर भी है तो किस नौकरी में है? यूपीएसआई, यानी कि यूपी दरोगा, उसकी वैकेंसी जो आने वाली है, और उसी के साथ यूपीपी कांस्टेबल की भर्ती जो आने वाली है, उसके लिए आपकी अपनी सर्वश्रेष्ठ संस्था लक्ष्य क्लासेज, जिसका इतिहास रहा है सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने का कार्य किया है, और एक सशक्त और मेधावी अध्यापकों का समूह है जो दिन रात आपकी सफलता के मार्ग को और बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है, दिनों रात अग्रसर है, लगे हुए हैं, चलते जा रहे हैं। उनके साथ नई बैच की शुरुआत हुई है, न्यू बैच। और